देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं क्या है प्रशिक्षण परिषद के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि NCERT। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है क्या, इसके कार्य क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें, इसका महत्व क्या होता है। ठीक है, सीधा ही हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो ये संस्थान है ना, बेसिकली अगर देखोगे NCERT की जब हम बात करते हैं कि ये जो संस्थान है स्कूली शिक्षा के लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अगर बात करें स्कूली शिक्षा के लिए, शिक्षा मंत्रालय का ये प्रमुख सलाहकार के रूप में एक निकाय है। कहने का मतलब है ये क्या है, शिक्षा मंत्रालय का क्या है, ये प्रमुख सलाहकारी का एक निकाय है, जहाँ पर जो किसी भी चीज़ में हम चर्चा करते हैं या किसी से कोई परमिशन लेते हैं, क्या चीज़ें होती है इस सब्जेक्ट में, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नियम कानून होने चाहिए, वो तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब इसका जो गठन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, बेसिकली अभी आरती ने बताया था। देखिए, NCERT की बात करें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT, इसका जो बेसिकली अगर देखें, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त क्या है, संगठन है, स्वायत्त संस्थान के रूप में ये कार्य करता है। और इसका जो गठन किया गया था, बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1 सितंबर 1961 को इसको स्थापित किया गया था। ये कब स्थापित किया गया, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 सितंबर 1961 को इसको किया गया था, स्थापित किया गया। ये सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के तहत एक साहित्य, याद रखिएगा, ये सोसाइटी के रूप में अगर देखें तो ये क्या है, साहित्यिक और वैज्ञानिक और धार्मिक सोसाइटी के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे अभी आरती ने कहा था, इसका जो मुख्यालय है बेसिकली अगर देखोगे, ये दिल्ली में ये स्थित है। अब दिल्ली में कहाँ पर, ये दिल्ली में जो श्री अरबिंदो ये मार्ग पर ये स्थित है, याद रखिएगा, श्री अरबिंदो मार्ग पर। और वर्तमान में अगर हम देखें तो NCERT के जो निर्देशक के जो पद पर जो कार्यरत हैं, वो आपके डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, ये 2022 से अभी तक ये क्या है, इस पद पर निर्देशक के रूप में ही अपना कार्य दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलेगा कि अभी तक वर्तमान समय में ये क्या है, इसके निर्देशक के रूप में। देखिए, इसका जो मुख्य कार्य होता है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो शिक्षा के प्रसार, संयोग के रूप में, और साथ ही कहें एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्धारण ये करती है। तो याद रखिएगा, इसका जो मेन उद्देश्य होता है, NCERT क्या करती है, जितना भी हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा का प्रसार है, या उसके सहयोगी के रूप में जो आदर्श पाठ्यक्रम या आदर्श ये पाठ्य पुस्तकों को क्या करता है, निर्धारित करते हैं। जितना भी आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे, सारा चीज़ जो आपका सिलेबस दिया है, वो सिलेबस किस पर बेसिक आधारित है, ये NCERT पर ही क्या होता है, सारा बेस होता है। अब आप जितना भी कभी क्वेश्चन बनते हैं तो कहते हैं कि बच्चों से कोई भी टीचर ये ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि भैया आप लोग NCERT की किताबों को ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि NCERT से ही सर्वाधिक रूप में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो संस्थान है, ये देश की, अगर हम कहें पूरे भारत में, ये क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है। और साथ ही यहीं से सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं से क्वेश्चन सर्वाधिक रूप से NCERT से ही पूछे जाते हैं। अब याद रखिएगा, NCERT की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 2023 में अगर बेसिकली अगर देखिए NCERT ने क्या करा, कक्षा 3 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए ये लेखा गया इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में जो सुधा मूर्ति और गायक शंकर महादेवन और मंजुल ये भागवत सहित क्या है, 17 सदस्य न 19 सदस्यीय ये समिति का यहाँ पर गठन किया गया। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आपसे ये बना जाता है कि NCERT 2023 में कक्षा 12 न 3 से लेकर 12 तक के लिए क्या किन किन चीज़ों पे फोकस रख रहा है। तो आपको पता होना, पाठ्यक्रम हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गई हैं, साथ ही आपके जो शिक्षण सामग्री को ये क्या देगा, अंतिम रूप देगा। अब अंतिम रूप जब देगा तो इसके अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति में जो सदस्यों की जो संख्या रहेगी वो 19 सदस्यों की ये समिति रहेगी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए 2023 में NCERT के जो कोर कमेटी है उसमें कुल कितने सदस्यों की संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए 19 सदस्यों की ये संख्या है। और इसमें जो अंतिम रूप किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको पूछा जाता तो लिखा होगा इन्फोसिस जो फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में
जो वर्तमान समय में है सुधा मूर्ति हैं, और एक आपको पता होगा ये गायक हैं आपके शंकर महादेवन, आपने नाम सुना होगा, वो और मंजूर ये शहीद किया थे आपके 17-19 सदस्यीय टीम का इसमें गठन किया गया था। तो ये बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या था, भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने 1 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की थी। अभी मैंने आपसे कहा कि इसका जो गठन किया गया था, बेसिकली अगर देखोगे तो ये 1 सितंबर 1961 को मैंने बोला था। तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो स्थापना अलग चीज़ होती है, और औपचारिक रूप में उसको जो शुरुआत की जाती है, कब से उसको लागू किया जा रहा है, तो ये भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने क्या करा था, इसको एनसीईआरटी में 27 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी स्थापना ये की गई। अब परिषद ने देख लिए, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये परिषद ने 1 सितंबर 1961 को औपचारिक संचालन शुरू किया। अब क्वेश्चन क्या बने कि एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1961 में, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये लेके चाहिए 27 जुलाई 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई, और इस परिषद ने क्या करा, 1 सितंबर 1961 को औपचारिक रूप में ये इसका कार्य संचालन करा, और इसका गठन किया गया 7 सरकारी संगठनों के रूप में इसका विलय हुआ। 7 सरकारी संगठनों के रूप में इसका विलय हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी स्कीम है जिसमें 7 सरकारी संगठनों का विलय हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए ये योजना क्या है, आपके एनसीईआरटी का ये विलय हुआ था, 7 संगठनों से इसका विलय हुआ। अब 7 संगठन कौन से हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी का घटक है। अब घटक है, कोई एक दिया जाएगा, उनमें से कोई 3 ऑप्शन गलत दिए जाएंगे, तो आपको पता नहीं। देखिए, पहला है केंद्रीय शिक्षा संस्थान है, दूसरा है आपका केंद्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, तीसरा है आपका केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो, चौथा है आपका यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 5वें नंबर का देख पा रहे हो, यहाँ पर कह रहे हैं राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, और फिर छठा है आपका राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र। छठा, अगर 7वें की अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय सदृश श्रवण ये शिक्षा संस्थान। इन 7 का किसमें विलय हुआ, एनसीईआरटी में इसमें विलय हुआ। तो इतना सभी के समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए, इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे, इसमें ये देखो एक अलग सा ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये अलग से इसका निर्माण हुआ, तो इसमें ये ऐड नहीं है। तो ये क्या है, अलग से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से ये अलग हुआ। कौन, ये देखिए, ये जो है ना, अगर आप देखोगे राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद से कौन अलग हुआ, एनसीईआरटी अलग हुआ, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे कुछ चीज़ें, आप कह रहे हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत अगर देखोगे, उसका उद्देश्य के लिए एक ऐसी प्रणाली तैयार करना था, उसका समर्थन करना। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। एनसीईआरटी के बेसिकली अगर आप कार्यों की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कार्यों के बारे में समझ लीजिए। ये क्या है, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के रूप में एनसीईआरटी के कार्य करता है, कंप्यूटर शिक्षा को ये प्रदत्त करता है, और शैक्षणिक तकनीकों का इसमें प्रयोग किया जाता है एनसीईआरटी के अंतर्गत, और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान करती है। देखिए, जितने भी बच्चे कक्षा 8 से ऊपर को जब 9th 10th 11th 12th में क्या करते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, यदि इसके अंदर कोई बच्चा निकलता है तो उसकी आगे की पढ़ाई क्या करते हैं, तो निरंतर फिर क्या करते हैं, सरकार उसका संचालन करती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए उच्च शिक्षा तक की इसमें क्या दी जाती है, इसको स्कॉलरशिप दी जाती है, याद रखिएगा। और जो शिक्षा अनुसंधान को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देता है, जो शिक्षा के जितने भी प्रकोष्ठ हैं, तो उनको एनसीईआरटी क्या है, प्रोत्साहन ये देता है। जैसे मैंने आपको ये कहा था, इसका ये जो कार्य है, इसका ये भी कार्य है कि जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनकी प्रतिभाओं को भी निखारने का दायित्व एनसीईआरटी का है। और आपको अगर ये बता दूं, यूनेस्को प्लस यूनिसेफ से भी इसका संबंध है, यूनेस्को से भी और यूनिसेफ करके हैं। तो इन 2 संस्थानों से, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 संस्थाएं हैं,
इन संस्थानों से भी इसका क्या है, संबंध है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन, वो पूछा जाएगा कि एनसीईआरटी का संबंध क्या यूनेस्को या यूनिसेफ से है या नहीं। तो आपको बताना चाहिए कि इनका जो संबंध है इन दोनों से ही इनका संबंध है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए जी बताइए। सर, जी सर। अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ भी लिया होगा इतना कि इसका जो उद्देश्य था बेसिकली देश में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली, देखिए एनसीईआरटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करना था, उसका समर्थन करना, और जो राष्ट्र के चरित्र चरित्र की हो, देखिए जो राष्ट्र चरित्र की हो, राष्ट्र को कहीं ना कहीं समर्पित हो, साथ ही ये पूरे देश में जो जो विधित जो सांस्कृतिक प्रथाओं हैं उनको समक्ष और प्रोत्साहित करने में ये कहीं ना कहीं अपना योगदान दे। देखिए बेसिकली इसका जो फंडा था, जितने भी राज्य हैं उनकी जो धरोहर है, संस्कृति है, उसको भी कहीं ना कहीं साथ लेकर ये चलने का ये प्रयास करता है और उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है। और ये शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है ये शिक्षा आयोग जो आया था ये 1964 से 1966 के अंतर्गत शिक्षा आयोग की ये सिफारिशों के आधार पर क्या किया गया था, शिक्षा पर पहला जो राष्ट्रीय नीति व्यक्तित्व जो आया, या कहें जो पहली सबसे पहली जो राष्ट्रीय नीति जो बनी थी 1968 में, इसे जारी किया गया था। देखिए एनसीईआरटी इससे पूर्व ही इसकी क्या गई थी, जो हमारा जो पहला शिक्षा आयोग आया था उससे पूर्व ही ये कॉन्सेप्ट था हमारे देश में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारे देश को आगे ग्रोथ करनी चाहिए, हमारा क्या विजन है शिक्षा को लेकर, या एनसीईआरटी ने इन चीज़ों को निर्धारित किया। और हम कहें जो ये जो नीति बनी थी, नीति ने पूरे देश में स्कूली शिक्षा के एक समान पैटर्न को अपनाने का समर्थन किया। अब देखिए बेसिकली अगर आप देखोगे ओवरऑल इंडिया में जितना भी पाठ्यक्रम जो संचालित होता है, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न में हो या फिर आपके जो राज्य स्तर पर जो बोर्ड हैं उन पे हो, तो ये सारी जगह क्या है, एनसीईआरटी का क्या है सिलेबस यहाँ पर क्या है, ये लागू होता है। हर विद्यालय क्या क्या एनसीईआरटी की किताबों को अध्ययन करता है। बेसिकली ही अगर आप देखोगे जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में उनकी किताबें भी खुद की भी चलती हैं, मगर वो एनसीईआरटी को भी पढ़ाते हैं। अब ये क्या करें, एक रूप में कानून के रूप में ये स्पष्ट तौर पे कि देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए, तो इसके वजह से क्या है पूरी देश में जो एक समान पैटर्न को यहाँ पर अपनाने का यहाँ पर समर्थन किया गया, जिसमें बेसिकली अगर देखोगे जिसमें 10 साल का सामान्य शिक्षण कार्यक्रम और उसके बाद 2 साल की जो विविधतापूर्ण क्या है स्कूली शिक्षा इसमें सम्मिलित की। 10 साल, 1 से लेकर 10 साल की जो क्या है सामान्य शिक्षा दी जाएगी, उसके बाद 10+2 की जो हम करें तो उसमें क्या है विविधतापूर्ण क्या है उसमें स्कूली शिक्षा यहाँ पर सम्मिलित की गई है। अब यहाँ पर देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर देखो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। वर्ष 1963 में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज, जिसे एनटीएसएस के गठन के पीछे जिसका हाथ था, वो हाथ किसका था, एनसीईआरटी का था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज को आगे बढ़ाने का श्रेय किस संस्थान को जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो संस्थान कोई और नहीं है, एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी के ही जरिए कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज है, तो इस ये कार्यक्रम को कहीं ना कहीं क्रियान्वित किया, संचालित किया गया। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य भारत में क्या था, जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनके छात्रों की पहचान करना और उनका पोषण करना, और साथ ही उन्हें स्कॉलरशिप से पुरस्कृत करना। देख ले एक चीज़, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज का मेन उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। आपको ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं, तो आपको ये स्पष्ट तौर पे याद होना चाहिए कि भैया जो इसका बेसिकली जो फंडा है, जो छात्र छात्राएं हैं उनकी जो प्रतिभा है, उनकी प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करती है, और साथ ही उनका जो पोषण है, और साथ ही उन्हें क्या कहते हैं बेसिकली उनकी जो प्रतिभा है उनको निखारने का कार्य करती है, और साथ ही उनको छात्रवृत्ति ये प्रदान करती है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं आगे की जो उनकी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई के लिए वो उनको क्या मिल सकता है, स्वयं ही वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जिससे कि वो अपनी उच्च शिक्षा को भी ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये कह रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना एनटीएसएस वर्ष 1976 में, याद रखो यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना जो थी एनटीएसएस वर्ष 1976 में शिक्षा के
10+2+3 पैटर्न की शुरुआत के साथ एक बड़ा ही बदलाव आया था। देखिए, कब आया था? कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज को किस पैटर्न के साथ शुरुआत करी गई थी, तो पैटर्न आपका क्या होना चाहिए? 10+2+3 का जो पैटर्न था, इसके साथ एक बड़ा सा बदलाव आया था, तो इसमें ही इसको क्रियान्वित किया गया था। और कार्यक्रम का नाम बदलकर, अगर देखें, पहला जो कार्यक्रम का जो नाम था, ये था आपके राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना थी। तो अब इसका जो नाम क्रिया, ये कार्यक्रम का जो नाम बदल दिया गया है। अब ये कार्यक्रम का नाम क्या बन गया? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना। अब इसमें से क्या हटा दिया गया है, मेरे को बताइए। और विज्ञान। अब विज्ञान इसमें से क्या कर दिया? हटा दिया। अब देखिए, दो चीज पूछी जाती है ना, कि कभी आपके सामने एक तो राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज दिया जाएगा, एक दिया जाएगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना। अब दोनों का दायित्व क्या है, यह पूछा जाता है कि वर्तमान समय में कौन सा पैटर्न चल रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों के नामों को ध्यान में रख लीजिए, क्यों बदला हम इसमें देखेंगे। अब ये बदल दिया गया है। अब एनटीएसई एनटीएसई जो परीक्षा है, 10वीं 11वीं और 12वीं परीक्षा के लिए आयोजित की जाती है। पहले इसको जो किया जाता था, कक्षा 8th से इसको किया जाता था। अब इसमें बदलाव आए, तो बदलाव आने के बाद एनटीएसई जो परीक्षा थी, ये आपके 10वीं में जो पढ़ने वाला बच्चा है, या 11वीं में जो पढ़ने वाला है, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा क्या किस पेपर को दे सकता है? ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो प्रतिभा खोज योजना का जो पेपर है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और जिसमें कि उसकी जो प्रतिभा है उसको निखारा जा सकता है, और उसमें उसको छात्रवृत्ति का कहीं ना कहीं लाभ उसको दिया जा सकता है, जिससे कि वो आगे की अपनी परीक्षा को या अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकता है। तो यहाँ पर ये वर्तमान में हमने जो कहा कि जो आपकी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना परीक्षा भारत में केवल 10वीं के छात्रों के लिए 2 चरणों में आयोजित की जाती है। अब याद देखिए, वर्तमान का पैटर्न याद रखो बच्चों। वर्तमान में बेसिकली आप देखोगे, वर्तमान में केवल भारत में, देखिए, भारत में केवल 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2 चरणों में इसको आयोजित की जाती है। अब 2 चरणों में आयोजित की जाती है। समझिए कि 2 चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण है आपका ये मानसिक क्षमता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता परीक्षण, एसएटी से संबंधित है। ठीक है। अब ये जो परीक्षा है आपकी, ये भी 100 नंबर की रहेगी, और जो शैक्षिक योग्यता परीक्षण है, वो भी आपकी क्या रहेगी? 100 अंकों की रहेगी। ओवरऑल आप देखोगे तो 200 अंकों का ये पेपर यहाँ पे क्या करता है? एनसीईआरटी द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि 10वीं वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम। अब कक्षा 10 के लिए अगर हम पाठ्यक्रम की अगर बात करें, तो ये जो रूपरेखा थी 1995 में, 75 में ये आई। देखिए, 10वीं वर्षीय स्कूल के पाठ्यक्रम की योजना किस वर्ष है इसको निर्धारित किया गया, किस वर्ष आई थी, तो आपको पता नहीं, 1975 में आई। और ये इस बात पर भी जोर दिए देती है कि जो रूपरेखा है, रूपरेखा का निर्धारण जो सिद्धांत है, उसके आधार पर क्या होता है? पाठ्यक्रम को शोध के आधार पर क्या गया? विकसित किया जाए। कोई भी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने से पहले उसके शोध कार्यों को विकसित करने का यहाँ पर दायित्व दिया जाता है, कि उसके जो शोध कार्य कैसे होने चाहिए, उस पर शोध किया जाना चाहिए। ये तमाम चीजें इसमें रखी गई। अब यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी की अगर बात करें, तो साल था 1970 का, वो दशक था। दशक में क्या था? जो जो पाठ्यक्रम अनुसंधान और साथ ही उसका विकास गतिविधियों से ये भरा हुआ था। जो एनसीईआरटी थी बेसिकली, अगर देखो, उसके जो पाठ्यक्रम को निर्धारण करना था, और साथ ही उसमें जो जितने भी विज्ञान से संबंधित गतिविधियां थी, या कहें फिर उसमें हमने, जैसे मैंने आपको इससे पूर्व मैंने कहा कि भैया, इसमें जो कि आपके साइंस से रिलेटेड हैं, या फिर आपके जो आर्ट साइड से रिलेटेड हैं, तो इन पे सबसे ज़्यादा फोकस उसमें रखा गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, और पाठ्य का निर्धारण करना, पाठ्य पुस्तकों को, सामग्री को, इसमें तमाम चीज़ें की गई, ताकि शिक्षा सामग्री और प्रतिक्रिया को भारतीय वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। अब एनसीईआरटी ये कहती है कि जितने भी जो हमारा जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का अगर हम बात करें, तो बेसिकली जो पाठ्यक्रम को निर्धारित करने से पूर्व है, उसकी शोध किस प्रकार से इसमें किया जा सकता है, और उसकी जो गतिविधियां, इसका किस प्रकार से रिजल्ट हमारे सामने आएगा, उस पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। बेसिकली अगर देखोगे, तो वास्तव में जो इस तरीके के
रूप में ये पैटर्न को बनाया जाए जिससे कि भारत का हित हो सकता है और साथ ही जो भारत को कहीं ना कहीं विकसित रूप में विकसित किया जाए, जिससे कि छात्र का स्वर्णांगीण विकास हो सकता है, जिससे कि बालक पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो इस प्रकार का ये बनाया जाए। अब ये कह रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर देखिए संशोधन हुआ था। संशोधित पाठ्यक्रम का ढांचा किस वर्ष से लाया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। ये 1986 में इसको संशोधित ढांचा ये लाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद 1988 में इसको लागू किया गया था, देखिए संशोधन किया गया था। और पूछा जाता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम को किस वर्ष से लागू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1988 में इसको लागू किया गया और इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष 12वीं कक्षा को स्कूली शिक्षा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था, या ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1988 में इसको लागू किया गया था, इसी वर्ष से इसमें किया गया था 12वीं स्कूल की शिक्षा को भी शामिल किया गया था। और पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री को अधिक ये क्या था, बाल केंद्रित बनाना था। इस तरीके से पाठ्यक्रम को बनाना था जो कि बच्चे पर बेसिकली जो उसका बौद्धिक स्तर है उस पर बेस क्या होना चाहिए, हमारा शिक्षण पाठ्यक्रम को होना चाहिए। और उसके लिए उसकी पुनर्संरचना का सुझाव दिया गया कि उसको किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं, उसको ये तमाम अलग अलग सुझाव दिए। और इसने अगर देखें जो परीक्षा सुधारों को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए और शिक्षा के सभी चरणों में SCCE के क्या कार्यों को क्रियान्वित करने की वकालत की। हमने क्या करी यहाँ पर CCE के कार्यों को क्या लाना था, इसमें प्रयुक्त करना था। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो स्कूल की जो शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो थी 2005 आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर इसको आपको देखने को मिलेगा। ये कह रहा है कि ये जो रूपरेखा थी 2000 में ये रूपरेखा बनाई गई थी किसी स्कूली शिक्षा के लिए। राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा जो सामने आई थी वो आई थी आपकी 2000 में। 2000 में सामने आई। इसमें स्वस्थ और सहमत और तनाव जो क्या था, मुक्त किशोरों को क्या करना था, आवश्यकता पर जोर देना था। ये नहीं कि कोई बच्चा डिप्रेशन में गया है, उस बच्चे को आपका जो दायित्व बनता है स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम के जो अंतर्गत अगर देखें, अगर कोई बच्चा या कोई छात्र क्या तनाव की स्थिति में है तो उस पे जोर देना है कि उसके तनाव को दूर करना है, और साथ ही किशोरावस्था की आवश्यकताओं पर भी जोर देना है। और पाठ्यक्रम जो पाठ्य सामग्री को कम किया किया जाए, जिससे कि आपने देखा होगा कि बोझ कम करने का भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उस पर बल दिया गया है। और साथ ही अगर हम देखें बेसिकली इसमें एक चीज और देखते हैं, तो इस प्रकार से क्या बहुसंस्कृति और विषयों को भी इसमें दृष्टिकोण की सिफारिश की कि अलग अलग जो संस्कृति है उन संस्कृति के जो विषय है उनको भी इसमें सम्मिलित किया। जो पाठ है उन पाठों में भी इसका निर्धारण किया जाए, इस पे जोर दिया गया था। और जो बेसिकली अगर देखोगे तो पर्यावरण शिक्षा पर भी इसमें जोर दिया गया था। याद देखिएगा आपके जो बहुसांस्कृतिक हैं, जो भी आपके सांस्कृतिक मंच हैं, जैसे हमारे अगर बात करें, आप ये लेके चले ना कि हर किसी राज्य की अपनी अपनी संस्कृति है। उस संस्कृति के आधार पर क्या होना चाहिए, आपकी जो शिक्षा पाठ्यक्रम में भी वो सब्जेक्ट है या वो पार्ट उसमें क्या होना सम्मिलित होने चाहिए। और पर्यावरण पर भी जो आपके 1988 में इस पर भी जोर दिया गया था कि भैया पर्यावरण शिक्षा पर भी इसमें जोर दिया। शिक्षा के पहले 2 वर्ष में भाषा और गणित को अलग अलग कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा वो योजना थी जिसमें भाषा और गणित को अलग अलग कर दिया गया था पहले 2 वर्षों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय जो रूपरेखा थी 2000 की जो सिफारिश थी उसमें इसको अलग अलग कर दिया गया था। जो उसकी पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2000 जो लाया गया था, 2000 में जो कॉन्सेप्ट लाया गया था उसमें गणित और जो भाषा है उसको 2 वर्षों के लिए अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको पढ़ा भी था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की हमने बात करी थी 2005 की। तो ये एक नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में तैयार हुई, जिसका मसौदा अगर हम कहें राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा किया। क्वेश्चन क्या बनता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का जो मसौदा किसके द्वारा, किस समिति द्वारा इसको तैयार किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा इसको तैयार किया गया। और इसमें जो जो अभ्यास था, तो इसमें 5 क्या थे मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें दिए गए थे, ठीक है।
तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे। पहले तो था कि नंबर 1 में ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। हमने परसों जब ये पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सीखने की रटन की जो पद्धति थी उससे हम हट जाएं, ठीक है। और साथ ही तीसरा जो था, बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रमों को समृद्ध बनाना, ताकि जो पाठ्य पुस्तकों से उन्हें क्या बढ़ाएं, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा पाठ्यक्रम को निर्धारित करने की बात करें जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और उसी पाठ्य पुस्तकों से बच्चे को क्या बनाया जाए, आगे को उसको अग्रसर किया जा सके। जो चौथा है, चौथा बिंदु देख पा रहे होगे, परीक्षाओं को लचीला बनाना और साथ ही उन्हें कक्षा जीवन के साथ एकीकृत करना। देखिए, परीक्षाओं को हम क्या करें, ना ही ज़्यादा टफ होने चाहिए, ना ही ज़्यादा सिंपल होने। उसकी जो बौद्धिक स्तर है, उस बौद्धिक स्तर की परीक्षाओं को कराना चाहिए। ये नहीं कि भैया आपका बच्चे का स्तर कक्षा 2 का है, उसको कक्षा 5 का या 4 का या 3 का परीक्षा ये पेपर थमा दिया, उस हिसाब का पेपर सेट करके दे दिया, तो इस प्रकार से नहीं होगा। तो उसकी जो बौद्धिक स्तर है, उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप क्या होना चाहिए, परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। और कक्षा जो हमारा जो कक्षा है, कक्ष का जो वातावरण है, उसको सामाजिक वातावरण से भी कहीं ना कहीं जोड़ने की बात करें। उसके जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी कहीं ना कहीं उसको ढालने की बात करी गई है। अब 5वें नंबर का देखिए, ये कह रहा है कि देखभाल संबंधी चिंताओं से सूचित एक पहचान का पोषण करना। ये इस चीज़ को यहाँ पर नोट करिए। अब देखिए 2021 में भी इसमें संशोधन किए गए। तो ये देखिए 2021 में NCERT पाठ्य पुस्तकों में संशोधन प्रतिक्रिया भारत सरकार द्वारा क्या करी, परिषद के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए विभिन्न दिशा निर्देश तैयार करने के लिए इसरो के जो पूर्व प्रमुख थे, अगर कहें जो अध्यक्ष थे, कस्तूरी रंगन की समिति में कौन क्या चीज़ बनी थी, ये कौन थे, मुझे कोई बताएगा ये कौन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये कौन है? सर NAP 2020 के अध्यक्ष जिन्होंने गठन किया था। आप मुझे बताओगे कि 2021 में कह रहा है कि NCERT पाठ्य पुस्तकों में संशोधन प्रतिक्रिया भारत सरकार द्वारा ये परिषद का जो पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। तो आप बता सकते हो कि आपने देखा कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ का हो, फिजिक्स का हो, या पॉलिटिकल साइंस का हो, या हिस्ट्री का हो, या ज्योग्राफी का हो, तो इस समय कुछ पाठ्य पुस्तकों से कुछ चैप्टर हटे हैं या नहीं हटे हैं? यस सर, काफी चैप्टरों से मुगल कालीन हिस्ट्री चेंज करी गई है। वहाँ पर काफी नए जो भारतीय उस टाइम पे जो आजादी में लड़े थे उन नेताओं को शामिल किया गया। आप मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद से संबंधित जो प्रश्न बनते थे, जैसे आपने देखा होगा कि जो बाबरी मस्जिद है, हिस्ट्री का ये चैप्टर है, तो उसका इतिहास था अपने आप में। जो आपके इंटर में वो चलते थे, हाई स्कूल इंटर में वो चैप्टर चलते थे। तो सरकार ने जो 2021 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम ये बात करें, जो ये NCERT पाठ्य पुस्तकों का जो संशोधन करती है, पाठ्यक्रम को जो निर्धारित करती है, तो इसके अंदर क्या किया गया है, कुछ ऐसे चैप्टरों को हटा दिया गया। जैसे आपकी बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया, और जो महात्मा गांधी जी की जो हत्या वाला जो चैप्टर था, जिस प्रकार से गोडसे को उसमें बुरा दिखाया गया, तो गोडसे वाला को उसमें अच्छा दिखाया गया है और वो वाला हटा दिया गया। और बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके, अगर मैं कहूँ, आप शीत युद्ध देखोगे तो शीत युद्ध को भी हटा दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति हटा दी गई है। जो वास्तव में जो इतिहास के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, उन तथ्यों को भारत सरकार के जो NCERT ने जब 2021 में जो पाठ्य पुस्तकों को जब निर्धारण किया गया था, बहुत से ऐसे चैप्टर हटा दिए गए हैं। अगर आपके पास 2020 या उससे आगे की अगर NCERT की किताबें हैं और वर्तमान समय की किताबों को उठाइए, आपको एक ही पॉलिटिकल साइंस में 4-5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्टों में भी क्या करें, चैप्टरों को हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा, तो यही कार्य किसका होता है, NCERT का यही दायित्व होता है कि समय समय पर क्या करता है, पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करती है, पाठ्य पुस्तकों को में निर्माण करती है, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, किस प्रकार का टाइम टेबल होना चाहिए, ये सारा जो बदलाव करती है वो NCERT ही करती है। और ये संस्थान का कार्य ये भी है कि जो योग्यता निर्धारण करना और जो शिक्षा से संबंधित जो योग्यताएँ हैं, उन योग्यताओं का निर्धारण करना, और साथ ही उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी योग्यता लगानी चाहिए, कौन सा। अभी देख लीजिए,
अभी कहा दिया था डीएलएड होना चाहिए, बीएड वालों को उसमें पात्रता नहीं माने, तो ये तमाम चीज़ें कौन करती है? एनसीईआरटी द्वारा ही इन चीज़ों का निर्धारण किया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके सामने मैंने जो कुछ तथ्य रखे, तो ये तथ्य और ये है कौन से? एनसीईआरटी, और इसमें कुछ और भी हैं, ये मत सोचिएगा ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, आज ये 2 चीज़ें मैंने बनाई, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित है, स्वायत्त संस्था के रूप में है, और इसका उद्देश्य बेसिकली यहाँ पर देखिए, इसका जो उद्देश्य है स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सहायता और सलाह देना, ये है। कौन सलाह देता है? अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड सरकार ये कहती है कि भैया इस समय हमारे वहाँ डीएलएड वाले बहुत कम हैं, क्यों इस बार हमें ये थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए कि हम बीएड वालों को प्राथमिक स्तर पर नियुक्त कर सकते हैं। तो कई समय 2014 से राज्य सरकार ने एनसीईआरटी से ये परमिशन मांगी थी कि हमारे राज्य में अभी जो बीएड वाले की संख्या बहुत है, अभी डीएलएड अभी हमारे राज्य में नहीं है, तो इस वजह से हमें थोड़ा वक्त दीजिए। जैसे ही डीएलएड का 1-2 बैच आए तो एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया, जो उनको मोहलत दी थी वो हटा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी क्या, केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं उनकी सहायता और उनकी सलाह ये देती है, उनको देना पड़ता है ये तमाम चीज़ें, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे आपको पता है ड्राइंग सब्जेक्ट में अभी एनसीईआरटी से कई चीज़ें उसमें मांगी गई, एनसीईआरटी की गाइडलाइन तमाम चीज़ें उसमें प्रस्तुत की गई थी हाई कोर्ट में, तो यही दायित्व इसका होता है। अब देखिए एनसीईआरटी और साथ ही इसके जो घटक हैं, इनकी इकाइयों का अगर प्रमुख उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना और सहायता करना, और साथ ही उनको बढ़ावा और समन्वय देना। देखिए एनसीईआरटी का बेसिकली जो फंडा है, स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों का अनुसंधान, उसमें नए नए प्रयोग करना, उनको जो अगर नए नए प्रयोग करते हैं, कोई इनोवेटिव करते हैं या कोई ऐसे खोज करते हैं, तो उनके लिए क्या हो, वहाँ पर उनको सहायता देना, उनको बढ़ावा देना, उनमें समन्वय कोऑर्डिनेशन करना, ये था। और साथ ही यहाँ पर देखिए आदर्श पाठ्य पुस्तकों और सामग्री, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, अन्य संबंधी साहित्य तैयार करना और साथ ही प्रकाशित करना, यह कार्य किसका है? एनसीईआरटी का ये है। और देखिए इसके लिए देखिए शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना। देखिए ये कौन कर रहा है? ये कर रही है एनसीईआरटी का ही ये दायित्व होता है कि शिक्षकों को जब वो सेवा में हैं या फिर सेवा से पूर्व जो है, तो हम शिक्षा एक छात्र के रूप में हम अपना प्रशिक्षण लेते हैं, फिर जब हम शिक्षक के रूप में बनते हैं, हम अपनी सेवाएं देते हैं, तो उस सेवा काल में क्या होता है, हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे हमने आपको ट्रेनिंग के बारे में हमने चर्चा करी थी, तो वो तमाम शिक्षकों को दी जाती। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास और साथ ही उसका प्रचार करना। हम नई चीज़ें क्या कर सकते हैं? एनसीईआरटी नया क्या कर सकती है कि भैया जो नया कर सकती है, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटा सकती है, जो प्रथाएं हैं उन प्रथाओं का किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, उनका व्यापक तौर पर ये अपने स्तर पर क्या करती है, प्रचार प्रसार करती है। और साथ ही वो जो पाठ्यक्रम होता है, जो शैक्षणिक तकनीक होते हैं, उनको क्या करती है, वो राज्य भर के जो स्कूल हैं वो इन स्कूलों में प्रदत्त करती है। अब देखिए राज्य शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय जैसे गैर सरकारी संस्थानों की अगर बात करें, और साथ ही अन्य जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनके साथ सहयोग करके एक नेटवर्क बनाती है। कौन? ये एनसीईआरटी की अगर बात करते हैं तो ये सारे शिक्षा से संबंधित जितने भी जो संस्थान हैं, स्वायत्त हो या गैर स्वायत्त हो, तो उन सभी से कोऑर्डिनेशन बना के चलती है। तो याद रखिएगा एक बड़ा सा इसका नेटवर्क होता है। अब यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखें। स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में विचार और सूचनाओं के लिए समाधान घराव के रूप में ये कार्य करती है। अब यहाँ पर देखो अगला देखिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर। अब मुझे एक जना ये बता गया कि ये जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है? जो यहाँ पर सार्वभौमिकरण, ये क्या होता है, कोई बताएगा? सर सार्वभौमिकरण मतलब सभी के लिए हो, पूरे सामने से। सर एकदम सटीक शब्द बताने चल रहा है अभी क्या बोलेंगे करके, लेकिन चलिए जिसे आता है आरती आप बताओ बेटा। प्रचार करना है इसका। आरती बताइए बेटा। जी सर। सर जो भी इसके अंतर्गत जो शायद लक्ष्य
प्राप्त किए हैं, जो सारे के सारे में सब सारे आगे जो भौतिकरण जो इन्होंने लगाए उन सबको प्राप्त करना है। तो ठीक है, देखिए बेसिकली अगर देखो स्वरूप, हमें सभी को साथ लेकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या की जाती है, यहाँ पर एक नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। ठीक है, चाहे वो माध्यमिक हो शिक्षा, चाहे माध्यमिक हो या प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो, उच्च शिक्षा हो, तो सभी को लेकर ये चलता है, ये सभी को साथ लेने के ये बारे में ये बात करता है। ठीक है, इसमें क्या करे, एक नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए भी ये क्या करती, कार्यक्रम के क्रियान्वित ये एजेंसी को बनाती। देखिए हमारी जो शिक्षा है, मान लीजिए हमारी जो शिक्षा है वो विदेशी शिक्षा के जो कुछ विदेशी, हम देखिए दो देशों के बीच हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से, वहाँ का शिक्षण प्रणाली है किस प्रकार से पढ़ाते हैं, वो वहाँ का कल्चर को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमें कहीं से भी कुछ चीज़ें लेनी होती है तो हम वो अडॉप्ट करते हैं। और वो लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पर भी वो जो विदेशी जो मूल के जो लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, भारत में आकर अपने रिसर्च करते हैं। ये क्या होता है, एक दूसरे से संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं और संस्कृति के साथ साथ क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्रों में भी ये बेहतरीन कार्य करते हैं। ये एनसीईआरटी के ही द्वारा इनको कार्य को संपादित किया जाता है। देखिए एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत और सहयोग भी करता है और विदेशी प्रतिनिधित्व का दौरा ये करता है और विकासशील देशों के शैक्षिक जो कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। अब देखिए हमारा देश, अगर बेसिकली अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, आज हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हमारा पिछड़ने का कारण क्या है, हम अन्य देशों में जाते हैं तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखते हैं, उस शिक्षा प्रणाली को कहीं ना कहीं हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी क्या होता है, हमारे दो देशों के बीच एक प्रतिनिधि मंडल होता है, वो आपस में चर्चाएँ करते हैं कि ये चीज़ें आप हम अपने शिक्षकों को भेजेंगे तो हमारे शिक्षकों को आप प्रशिक्षित करोगे या नहीं करोगे। जैसे कि आप सभी को पता है, जिसके भी रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, दिल्ली को ये पता होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा का मॉडल देश भर में उसका प्रसिद्ध है। क्यों है, क्योंकि उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या करा था, जितने भी शिक्षक थे वो अलग अलग लॉट वाइज करते थे। जैसे मान लीजिए आज 200 शिक्षकों को फिनलैंड हो गया, आपके ग्रीनलैंड हो गया, अलग अलग देशों में क्या करते थे, 6-6 महीने के लिए क्या करते थे, शिक्षा प्रशिक्षण के लिए ये भेजा करते थे। वहाँ की किस प्रकार से वहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, किस प्रकार से वहाँ पर शिक्षण कार्यों के लिए भेजा जाता था। तो इसीलिए दिल्ली आज क्या है, अपने एजुकेशन मॉडल के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो यही जो दायित्व, जो एक क्रेडिट जाता है, ये किसको जाता है, अरविंद केजरीवाल को जाता है। क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को विदेश में 1-2 महीने के लिए वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा, निःशुल्क भेजा वो भी। तो याद रखिएगा, तो इस प्रकार से किया। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीईआरटी ए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, बी क्या है स्कूली शिक्षा, और सी क्या है वयस्क शिक्षा। इसको देख लीजिए, एनसीईआरटी जो राष्ट्रीय नीति है उसमें ABC करके 3 वो क्या बनाए गए, प्रकोष्ठ बनाए गए। एक प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा, और साथ ही बी है आपका स्कूली शिक्षा, और सी है वयस्क शिक्षा, जिसे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF के रूप में इसमें नोडल अधिकारी को यहाँ पर नियुक्ति किया, एजेंसी के रूप में ये नियुक्त किया गया। हमने अभी शुरुआत में बोला था कि इसका जो मुख्यालय है श्री अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली में ये स्थित है। ये संगठनात्मक रचना कैसी है इसकी, ये देखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री एनसीईआरटी की आम सभा का अध्यक्ष होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीईआरटी का सभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो केंद्रीय मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, वो इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और ये पदेन अध्यक्ष ये होता है, याद रखिएगा। और आम सभा के सदस्यों में राज्य के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो शिक्षा मंत्री हैं, ये इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं, बताइए जल्दी से, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताओ। सर 28 राज्य और 8 शासित प्रदेश। जो ये 8 जो केंद्र शासित प्रदेश बता रहे हो ना, तो इन केंद्र शासित प्रदेशों या जो राज्य सरकार में जो, जैसे हमारा उत्तराखंड की अगर बात करूं तो डॉक्टर धन सिंह रावत क्या हैं, शिक्षा मंत्री हैं। तो शिक्षा मंत्री क्या हैं, जो एनसीईआरटी के सदस्य
के रूप में ये होते हैं। जब भी कोई चीज़ चेंज करनी होती है तो केंद्र का शिक्षा मंत्री से जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री बैठते हैं और राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हो गए, और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि मंडल होते हैं जो शिक्षा के अंतर्गत, तो वो बैठते हैं। तो तब जाके डिस्कस होता है क्या चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये पता चलता है कि सभी राज्य में एक जैसी शिक्षा किस प्रकार से व्यवस्थित रूप में संचालित की जा सकती है। और एनसीईआरटी, यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के सचिव एनसीईआरटी की आम सभा का संयोजक होता है। क्वेश्चन क्या पता, ये जो क्वेश्चन मैंने रख रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो कौन होता है एनसीईआरटी का जो सचिव, क्या होता है एनसीईआरटी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है संयोजक। संयोजक किसे कहता है, जो उस कार्य को संचालित करता है, जो उसकी रूपरेखा तैयार करता है। किस प्रकार संयोजक मतलब किसी कार्य को संचालन करना है, उसकी देख रेख करना है, उसके अंतर्गत वो कार्य का संपादन होना। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2 पल के लिए जिले पर अभी जैसे निर्वाचन होता है तो निर्वाचन की देख रेख किसके ऊपर आ जाती है, जो आपका निर्वाचन अधिकारी होता है डीएम क्या होता है, उसके हर्ताकर्ता होता है। देखभाल किसके अंतर्गत होती है, डीएम के अंतर्गत। संयोजक के रूप में वो अपना दायित्व निभाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, जो एनसीईआरटी का जो सचिव होता है वो आम सभा का सचिव संयोजक होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए बच्चों, एनसीईआरटी की आम सभा का संयोजक किसे माना जाता है, तो कौन है होता है, तो आपको पता होना चाहिए सचिव होता है। अब पूछा जाता है कि आम सभा के सदस्यों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के किन को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा मंत्री को इसमें रखा जाता है। तो आम एनसीईआरटी की आम सभा का अध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पदेन सदस्य, तो आपको पता होना चाहिए वो कोई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये होता है। अब यहाँ पर देखिए कार्यकारी समिति एनसीईआरटी की प्रमुख जो शासी संस्था के रूप में कार्य करती है, और इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और साथ ही शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए आपको अभी हमारे वर्तमान समय में मुझे बता सकते हो कि केंद्र में अभी उत्तराखंड का एक राज्य मंत्री हैं, वो कौन है, अभी केंद्र सरकार में अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो उत्तराखंड से एक व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया गया है, वो कौन है, कोई बताएगा? अजय टम्टा। अजय टम्टा को क्या बनाया गया, बताइए। तो सड़क परिवहन का दर्जा मंत्री में दे रखा है। बिल्कुल सही, ये सड़क परिवहन मंत्रालय के अंदर जैसे राज्य मंत्री का क्या बना दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर देखिए एक जो इसका जो कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री कौन होगा, कैबिनेट मैं कहूँगा केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है, और राज्य मंत्री कौन है, अजय टम्टा है। तो ये लेके चलो, इसी प्रकार से केंद्र में जो शिक्षा मंत्री होता है तो वो अलग होता है, और उसके नीचे जो राज्य मंत्री के रूप में जो मंत्री जो नियुक्त होता है वो क्या होता है, इसका उपाध्यक्ष होता है, और जो कैबिनेट मंत्री होता है वो अध्यक्ष होगा, और जो राज्य मंत्री होगा वो इसका उपाध्यक्ष होगा, याद रखिएगा। और कार्यकारिणी समिति उसके कार्यों और विभिन्न स्थायी जो समिति है बोर्ड द्वारा उनकी सहायता प्रदान करता है। इस समिति का बेसिकली अगर हम बात करें तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो एनसीईआरटी की जो विभिन्न जो स्थायी जो समितियां हैं और जो बोर्ड हैं उनको कहीं ना कहीं सहायता प्रदान का आर्थिक तौर पर या फिर उनको किसी भी तरीके की जो सहायता होती है ये एनसीईआरटी के माध्यम से ये प्रदत्त किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो इसमें चीजें हैं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद की अगर बात करें तो इसकी देखरेख निदेशक और संयुक्त निर्देशक ये और साथ ही सचिव द्वारा की जाती है। क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना ना कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की देखभाल या देखरेख किसके निर्देशन के अंतर्गत होती है, तो आपको पता होना चाहिए एक निर्देशक होता है, एक तो डायरेक्टर होता है, एक डिप्टी डायरेक्टर होता है, और आपका एक क्या होता है सचिव होता है। तो याद रखिए ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, आपके एनसीईआरटी का ये दायित्व या कहें इनका कार्य ये तीनों निर्वाह करते हैं। तो आई थिंक ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जी सर।